हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू स्टडी डाइव। आज हम करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एचपी टेट एग्जाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेस स्पेक्टिकल्स फिटेड विद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है। तो ये किस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पे पर्सन नज़दीक की चीज़ों को तो अच्छे से देख पाता है बट दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाता है। इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? मायोपिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कौन से लेंसेज का यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, कनकेव लेंस। नेक्स्ट है, अ सिलिंड्रिकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट। जो सिलिंड्रिकल लेंसेज हैं उनका यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, प्रियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? जो इनसाइड द आई लेंस होता है उसकी एक साइड क्या होती है? कर्व्ड होती है एज कंपैरिजन टू अदर साइड। उससे क्या बोलेंगे हम? एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है, अ बीम लाइट फ्रॉम एयर एंटर्स इनटू वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट विल नॉट चेंज इन वाटर। एक बीम ऑफ लाइट है वो क्या करता है? एयर से एंटर करेगा वाटर में। तो हमें बताना है कि कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है लाइट की वो वाटर के अंदर चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। नेक्स्ट है, इनवर्स स्क्वायर लॉ इल्यूमिनेंस इज वैलिड फॉर। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होगा? जहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट सोर्स वो क्या करेगी? वेरी करेगी इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। उसे क्या बोल देंगे हम? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेंगे। तो ये किसके लिए वैलिड होगा? आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स के लिए, सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए, सर्च लाइट के लिए या ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो अभी हमने बात की कि ये किस कब होता है, एक पॉइंट सोर्स की बात है और इसका तो राइट आंसर आ जाएगा ए, आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज। ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी? वॉट आएगी, ल्यूमेन आएगी या ल्यूमेन पर वॉट आएगी या फिर लुक्स आएगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, ल्यूमेन पर वॉट। नेक्स्ट है, लाइट वेव्स आर। लाइट वेव्स कैसी होती है नेचर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कॉस्मिक रेज होंगी, इंफ्रारेड रेज होंगी या फिर इनविजिबल होंगी एटमॉस्फेयर में। तो जो लाइट वेव्स हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। ए आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। उसके बाद है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती हैं? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है बी, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती हैं? जितनी वेलोसिटी के साथ जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है, यंग्स एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस दैट। जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है वो हमें क्या बताता है? कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। जो लाइट है वो वेव है, पार्टिकल है, ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है या फिर दोनों है। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? कि जो लाइट है वो क्या है? एक तरह की वेव है। ए आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इज नॉट सपोर्टेड बाय द फिनोमिना। क्वांटम नेचर को कौन सा फिनोमिना सपोर्ट नहीं करता है? क्या पूछा है? कौन सा फिनोमिना सपोर्ट नहीं करेगा? कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जो क्वांटम नेचर क्या हो गया कि जो लाइट है वो किस तरह की होती है? पार्टिकल फॉर्म में होती है। और इस चीज को कौन सा फिनोमिना सपोर्ट नहीं करता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे क्या बताते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ द लाइट।
अब हमें बताना है कि कौन सा फिनोमेना वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ वेव्स प्रूव्स दैट। पोलराइजेशन ऑफ वेव्स क्या बताती है कि जो लाइट है उसका कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो सी आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज दे। जो लाइट वेव्स हैं वो क्यों पोलराइज होती हैं, क्योंकि उनकी हाई फ्रीक्वेंसी है या शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है या फिर वो ट्रांसफर है या कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो जो लाइट वेव्स हैं वो पोलराइज्ड होती हैं, क्यों, क्योंकि वो है ट्रांसवर्स इन नेचर। सी आ गया राइट आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में कौन से फिनोमेना का यूज होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे। तो राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है पोलराइज्ड ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज। जो पोलराइज्ड ग्लासेस हैं उनका यूज किया जाता है सन ग्लासेस में, क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं लाइट इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन, या ये फैशनेबल हैं या गुड कलर है इनका या फिर चीपर है। तो इसका राइट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है which of the following properties of sound is affected by change in air temperature। जब भी एयर के टेम्परेचर में चेंज आता है तो जो साउंड है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर इंटेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी, वेवलेंथ। मतलब अगर क्या है एयर का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसकी वेवलेंथ पे साउंड की जो वेवलेंथ है उस पे इसका अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ। कोई बॉडी है वो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकती है अगर उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या एक्सेलेरेशन नहीं होगी, हैज इनवर्ड रेडियल एक्सेलेरेशन या हैज आउटवर्ड रेडियल एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या होनी चाहिए, इनवर्ड होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है और इसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ कब ये ट्रैवल कर सकती है, जब इसकी रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट वन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, या एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज, या फिर बोथ एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है दोनों ही क्या करती हैं, चेंज करती हैं। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। स्विमिंग किस तरह पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये कैसा होता है, दोनों ही अलग अलग बॉडी पे होगा ऑलवेज। इसकी वजह से ये क्या करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है व्हेन वी जंप आउट ऑफ ए बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव्स। जब आप क्या है जंप करते हो एक बोट से जो कहाँ पे है, वाटर में है, स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी, बैकवर्ड, साइडवेज या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, बैकवर्ड। किसकी वजह से होगा ये, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। यू आर ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन, हाउ कैन यू गेट ऑफ इफ नो हॉरिजेंटल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस। आप क्या हो, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन पे हो और आपको क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है या एंड तक पहुंचना है। तो उसके लिए आप क्या चीज यूज कर सकते हो, बाय जंपिंग, बाय स्पिटिंग, बाय रोलिंग योर बॉडी ऑन द सरफेस या फिर बाय रनिंग ऑन द प्लेन।
तो आपको क्या करना है, अगर मान लो इस पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, और आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो अगर आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में स्पिट करोगे, देन आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट तक या इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हो। तो राइट आंसर आ जाएगा बी, बाय स्पिटिंग। नेक्स्ट है, अ पर्टिकुलर स्टार हैज मास ट्वाइस दैट ऑफ सन, दिस स्टार विल एंड अप इवेंचुअली एज ए। एक स्टार है जिसका मास क्या है, हमारे सन से 2 गुना है, तो वो स्टार, उस स्टार का एंड किस तरह होगा, ब्लैक होल बन जाएगा, वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर रेड जाइंट। तो ऐसे केस में अगर एक मासिव स्टार है तो उसका एंड क्या हो सकता है, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, या फिर वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि ये क्लोजर टू अर्थ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, या फिर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेसर देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर। तो मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है ड्यू टू उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है, लेसर है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। डी आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन इज, जो रोटेशनल एनालॉग होगा फोर्स का एक लीनियर मोशन में, उसको क्या नाम बोलेंगे, टॉर्क, वेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इम्पल्स। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, टॉर्क की। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह की फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है, साइक्लिक है, या फिर नॉन साइक्लिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है, अ स्फेरिकल बॉल रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस रिमेन्स इन, एक स्फेरिकल बॉल है अगर वो रेस्ट कर रही है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो वो क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, अ थीफ विद द लोड डब्ल्यू ऑन हिज हेड जंप्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड, एक चोर है उसने क्या किया है, कुछ सामान अपने सर पे रखा हुआ है और उस सामान के साथ वो क्या करता है, किसी हाइट से ग्राउंड की तरफ जंप करता है। द लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम टू द ग्राउंड इज, तो उस टाइम पे वो जितना भी लोड एक्सपीरियंस करेगा, जितना भार उसको लगेगा, वो कितना होगा, 0 होगा, W/2 होगा, W होगा, या फिर 2W होगा। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ए, 0 के बराबर। नेक्स्ट है, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बी डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, अगर हम क्या करें, किसी बॉडी का जो मोमेंटम है उसको डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो 2 गुना बढ़ जाएगी, या 3 गुना बढ़ जाएगी, या 4 गुना बढ़ जाएगी, या फिर 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जब भी हम क्या करते हैं, मोमेंटम ऑफ एनर्जी की बात और एनर्जी की बात करते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m, जहाँ पे E आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, P आ गया हमारा मोमेंटम, और M क्या आ गया, मास आ गया। तो अब अगर मोमेंटम हम 2 गुना बढ़ा देते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना। तो राइट आंसर आ जाएगा C, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है, ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन हैव, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मतलब रेस्ट पे है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, बोथ होगी, या नन। तो जब भी हम क्या करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं, तो उस टाइम ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। बी आ जाएगा राइट आंसर। और जब भी बॉडी मोशन में होती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, वॉट सेकेंड इज यूनिट ऑफ, वॉट सेकेंड किसकी यूनिट है, एनर्जी की, पावर की, फोर्स की, या फिर मोमेंटम की। तो वॉट सेकेंड यूनिट है एनर्जी की। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, कोई सैटेलाइट है जिसका मास m है और एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है जिसका रेडियस कितना है, r है। इफ L इज इट्स एंगुलर मोमेंटम, अगर L इसका एंगुलर मोमेंटम है,
देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जितना उसका मोमेंटम है उसका स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन, जो कॉफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, थिकनेस ऑफ मेटल, एरिया ऑफ प्लेट, या नन ऑफ द अबव। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल ऑफ द प्लेट, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा या मटेरियल ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट आर, जितने भी गुड ऑब्जर्वर होते हैं हीट के वो क्या हैं, पुअर एमिटर्स हैं, नॉन एमिटर्स हैं, गुड एमिटर्स हैं, या हाईली पॉलिश्ड हैं। तो अगर कोई गुड ऑब्जर्वर है हीट का तो उसके लिए क्या कंडीशन है, वो गुड एमिटर भी होना चाहिए, तो राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, या फिर इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, या फिर नो चेंज। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है एक ग्लास स्लैब से एयर में, तो जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ए आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट है अ वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट बिकॉज, जो भी डायमंड हैं वो हमें ब्राइट क्यों दिखाई देते हैं या फिर स्पार्कल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ड्यू टू इट emits light, या फिर it is radioactive of total internal reflection या high density। तो इसका रीजन है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, सी आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज, जो रेशियो है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट एयर में, वो लेस देन यूनिटी होती है, इक्वल टू यूनिटी होगी, ग्रेटर देन यूनिटी होगी, या नन ऑफ द अबव। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, म्यू और या फिर एन से डिनोट कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर का वो कम होता है ब्लू कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू या इज इक्वल टू सी अपॉन एन लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड लाइट टू ब्लू लाइट का वो क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। ए आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा है या फिर वेवलेंथ है रेड कलर की वो ज़्यादा होती है देन ब्लू कलर, दैट्स वाई इट्स इक्वल टू या सॉरी लेस देन यूनिटी। Next is when light passes from one medium to another medium, the physical quantity which remains unchanged it. जब लाइट क्या करती है, पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अनचेंज रहेगी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, या फिर एम्पलीट्यूड। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी। Next is as temperature rises the resistance offered by metal। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है मेटल की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है मेटल की वो क्या होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर इसके अलावा यहाँ सेमीकंडक्टर पूछा होता तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो सेमीकंडक्टर है उनकी रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये सारी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज सन मेंटेन्स इट्स शाइनिंग बिकॉज ऑफ, जो सूरज है वो क्या करता है, शाइन करता है क्योंकि उसकी कोर में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, या बर्निंग ऑफ कार्बन होती है। तो इसका रीजन आ जाएगा बी, फ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, हमें बतानी है अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा वेवलेंथ है, या रेडियो वेव्स की, एक्सरेज की, या फिर इंफ्रारेड रेड्स की। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या हैं,
उनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। बी क्या आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट है स्फेरिकल एब्रीवेशन इज मिनिमाइज्ड बाय। स्फेरिकल एब्रीवेशन को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? यूज ऑफ स्टॉप्स का, यूज ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस करके, यूजिंग टू स्टेबल लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, या फिर यूजिंग टू प्लानो कन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो इसके लिए राइट आंसर आ जाएगा डी, स्फेरिकल एब्रीवेशन इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग टू प्लानो कन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका यूज करता है? स्टील कोर का, निकल कोर का, कॉपर कोर का, या फिर सॉफ्ट आयरन कोर का। तो राइट आंसर आ जाएगा डी, सॉफ्ट आयरन कोर का। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलेट। साइक्लोट्रॉन्स का यूज किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलेट करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को, पॉजिटिव आयंस को, या फिर नेगेटिव आयंस को। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, साइक्लोट्रॉन एक्सेलेट करता है पॉजिटिव आयंस को, जैसे कि क्या हो गए हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए। नेक्स्ट है द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इन। अगर मान लो कोई सोर्स है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो वो किस तरह का वेव फ्रंट बनाएगा? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेनर, या फिर सर्कुलर। तो ये बनाएगा एक प्लेनर वेव फ्रंट। राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट इज प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर। फोटोग्राफी के प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू, येलो, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। Then is what is the focal length of a lens if object is situated at 20 centimeter and image formed at 20 centimeter from the pole। हमें क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है जब जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पे रखी है और इमेज भी कितने सेंटीमीटर पे बनती है? 20 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहाँ पे u क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगा आपकी ऑब्जेक्ट का, v आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हमारे पास गिवन है 1/20 प्लस 1/20, और ये कितना आ गया हमारे पास? 1 + 1 इज इक्वल टू 2/20 इज इक्वल टू 1/10। तो f हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर कन्वर्जिंग टाइप लेंस ऑप्टिकल पावर एस। जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कौन से होते हैं? कन्वेक्स लेंसेज को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं। और जो कनकेव लेंसेज हैं उनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो जो कन्वर्जिंग टाइप लेंसेज हैं उनकी जो ऑप्टिकल पावर है वो क्या होती है? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैन नॉट फाइंड, या बोथ। तो कन्वर्जिंग टाइप मतलब कन्वेक्स लेंस की जो ऑप्टिकल पावर है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, एंड डाइवर्जिंग की क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इफ इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है लेंस की जब उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और जो पावर है उसकी यूनिट क्या आती है? डायप्टर आती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में दी है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो ये आ जाएगा मीटर में 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1/0.2। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 डायप्टर आ जाएगा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज ए मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड हर स्पीड। एक कोई आदमी है वो क्या करता है? 20 किलोमीटर चल सकता है 4 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड कितना होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर दिया है, टाइम 4 आवर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर इज सी। सी क्या आ गई? उसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट इज ए कनकेव मिरर फॉर्म। जो कनकेव मिरर है वो किस तरह की इमेज बनाता है? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ, या नन। तो जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बना सकता है एंड वर्चुअल इमेज भी। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, बोथ। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज ऑफ। जो डायमेंशनल फार्मूला है स्ट्रेस का वो क्या होता है? m l-1 t-2।
और यही सेम फॉर्मूला किसका होता है, प्रेशर का। तो राइट आंसर आ जाएगा ए, मतलब स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M L-1 T-2। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को और किस तरह डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स। जो कलर है स्टार का वो क्या इंडिकेट करता है, इसका साइज, वेलोसिटी, टेम्परेचर या नन ऑफ द अबव। तो ये इंडिकेट करेगा इसका टेम्परेचर। राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट इज टू मूव ए बॉडी इन सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नीडेड। अगर हमें किसी बॉडी को एक सर्कल में मूव करना हो तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे वी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, आर क्या आ गया, रेडियस आ गया। नेक्स्ट इज फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कंसिक्वेंस ऑफ। जो फोर्स है वो फिजिकली इंडिपेंडेंट होती है, किसकी वजह से, किसका कंसिक्वेंस है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज व्हाट वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम कौन सी वेव का यूज करते हैं, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए, साउंड वेव्स का। Next is the electric field inside a spherical shell of uniform surface charge density S। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी, जीरो होगी, यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, जीरो। नेक्स्ट इज अ ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। जब भी ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो किस तरह आएगा, T⁻⁴ और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी दी है, 500 दी है, तो आंसर आ जाएगा 500⁴। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मतलब ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा, C 500⁴। ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाइटनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय। लाइटनिंग को किसने डिस्कवर किया था, युकावा ने, मैक्सवेल ने, हबल ने, या फिर फ्रैंकलिन ने। तो लाइटनिंग को डिस्कवर किया था डी, फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो हैं वो किसके बराबर होती हैं, एनर्जी के बराबर, एंगुलर मोमेंटम, पावर, या फिर मोमेंटम। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा बी, एंगुलर मोमेंटम। कितनी डायमेंशंस हो जाएंगी, ML-2T-1 के बराबर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। जब भी हम सेंटर की बात करते हैं तो जो G की वैल्यू है वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर, 989 के बराबर, इनफाइनाइट, या फिर जीरो। तो सेंटर पे क्या होगी, G की वैल्यू होगी जीरो के बराबर, और सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ कहाँ पूछा है, सेंटर पे, तो सेंटर पे आंसर आ जाएगा डी, जीरो के बराबर। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।